So today we will complete all the concept and formulas for CMAT exam for maths section. So let's start. X% of y is equal to y% of x. x% जो y का होता है वही होता है y% का x. देखो कैसे, x% ऑफ y मतलब क्या होगा, x/100 इंटू वाई, और y% ऑफ x क्या हो जाएगा, y इंटू x/100. तो xy के बराबर नहीं है, xy/100 इज इक्वल टू yx/100. सो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन. नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन. किसी चीज़ का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्च हुआ, किसी सिचुएशन में कितना खर्च हुआ, कैसे डिपेंड करेगा कि प्रत्येक वस्तु का दाम कितना और आपने कितनी यूनिट कंज्यूम किया. ठीक है, जैसे मान के चलो कि आपने 4 आईफोन कंज्यूम किया और एक आईफोन का दाम है 1 लाख, तो 4 इंटू 1 लाख 4 लाख, तो एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ, 4 लाख रुपए. ये सारे जो भी ये फॉर्मूलेज होते हैं यूज़ होते हैं तुम्हारे सीमेट क्वेश्चन पेपर में. जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं पाई चार्ट वाले, बार ग्राफ वाले, और एक ही पार्ट में 4-5 क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं, इसमें ये सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं. नेक्स्ट, प्रोडक्शन इज इक्वल टू मैन पावर इनटू वर्किंग आवर्स. अगर कोई पूछे कि एक कंपनी में तुम काम कर रहे हो और कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो कितने मैन पावर काम कर रहे हैं. मान लेते हैं कि 10 मैन पावर काम कर रहे हैं और वो डेली 10-10 घंटे काम करते हैं या 12-12 घंटे काम करते हैं. तो 10 एक कंपनी में मान के चलो कि 10 आदमी और वो 12-12 घंटे काम करते हैं, तो कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, 12 इंटू 10 कर दो, 120 यूनिट प्रोड्यूस हुआ. ये प्रोडक्शन हो गया. 120 यूनिट क्या हो गया, प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैन पावर इंटू वर्किंग आवर्स. नेक्स्ट है इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स का फॉर्मूला क्या है, इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स. जैसे सपोज करो कोई पूछे कि तुम्हारा इनकम टैक्स कितना है, तो मान के चलो कि इनकम टैक्स कैसे निकलेगा, कितना कमाते हो और रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या उससे. मान के चलो कि तुम्हारा इनकम है 1 लाख रुपीज़, ठीक, और जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो है 10%, यानी कि 1 लाख का 10% कितना हो जाता है, 10,000. तो इनकम टैक्स तुम्हारा कितना निकला, 10,000. इनकम टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स. अगर तुम्हें किसी का इनकम टैक्स निकालना है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए उसका इनकम कितना है और रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है. तो इनकम का जब रेट ऑफ इनकम टैक्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनकम टैक्स निकल जाएगा. नेक्स्ट, नेट इनकम निकालना है. तो नेट इनकम कैसे निकलेगा, टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स. सपोज करो नेट इनकम का मतलब क्या है, नेट इनकम का मतलब समझो कि जैसे कि सपोज करो कि तुम्हारा इनकम है 1 लाख, ठीक, जैसे मैं ऊपर सिचुएशन समझा, और तुम्हारा इनकम टैक्स आया 10,000 रुपये. तुम्हारे हाथ में कितना है, नेट इनकम मतलब इन हैंड सैलरी. तो इन हैंड सैलरी कितना, मतलब 1 लाख में से 10,000 घटा दो, 90,000. तुम्हारा सैलरी था 1 लाख रुपये, लेकिन 10,000 तो इनकम टैक्स कट गया. तुम्हारा नेट इनकम कितना हो गया, नेट इनकम हो गया 90,000. तो ये हो गया नेट इनकम का फॉर्मूला. तो नेट इनकम मतलब टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स. नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट. अगर तुम्हें बोले एक सोल्यूशन में सॉल्ट का क्वांटिटी है वो निकालो, तो कैसे निकालोगे. तो निकालने का तरीका ये कि टोटल सॉल्यूशन में से परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन निकालो. सपोज करो इस तरीके से, सपोज करो तुम्हारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक, या एक काम करते 100 लीटर बना लेते, कैलकुलेशन में ईजी होगा. तुम्हारे पास 100 लीटर का एक सॉल्यूशन है, ठीक, उसमें से जो सॉल्ट परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, मान के चलो 20 लीटर 20 केजी सॉल्ट है, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो. तो 100 लीटर इंटू 20 केजी अपॉन 100 परसेंटेज है, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कितना निकल गया, 20 केजी निकल गया. तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू टोटल सॉल्यूशन इंटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर. नेक्स्ट फॉर्मूला, x% y% और z% का नेट परसेंट चेंज क्या होगा.
तो x% y% और z% का नेट परसेंट चेंज होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000%। तो नेट परसेंट चेंज सक्सेसिव डिस्काउंट में यूज़ होता है। बोला जाता है कि 10, 20 और 30 का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया तो नेट परसेंट चेंज क्या होगा, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, या ए डी इज इक्वल टू बी सी, या ए बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। तो ये यहाँ पे सिंपली समझो कि ये ए इज टू बी यानी कि ए बाई बी लिख दो और ये सी इज टू डी, सी इज टू डी, और इस प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू डाल दो तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड रेशियो। याद रखना इसका ट्रिक है कि कंपाउंड रेशियो में हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। अगर क्वेश्चन ने पूछा कि कंपाउंड रेशियो, पहले भी सीनियर ने पूछ चुका है कंपाउंड रेशियो से क्वेश्चन, तो कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। दो रेशियो दिया हुआ 15:8 एंड 9:10, हमें इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 15 × 8 × 9:10। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा इसका कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट करना यानी कि कॉपी करना, एक ही चीज़ को दोबारा कर देना यानी स्क्वायर कर देना। तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या करो, रेशियो का स्क्वायर कर दो। इससे 7:3 इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 49:9। ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि क्यूब करना है। इसका क्यूब कर दो, 6 का क्यूब 36, सॉरी 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, गलती यहाँ पर 36 लिख दिया हमने। 6 का क्यूब 216 और 11 का क्यूब 1331। ठीक, अगर सब लग जाए तो सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो स्क्वायर रूट कर, अंडर रूट कर दो, वही हो गया अंडर रूट स्क्वायर रूट। सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो अंडर रूट कर दो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछे तो क्यूब रूट कर दो। अगला क्वेश्चन, मान लो, अगला कॉन्सेप्ट मान लो दिया हुआ है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू 7/4। कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते 7/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है न्यूमरेटर वाला सारा को जोड़ दो, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 7/4 ही होगा। सपोज करो कि तुम्हें रेशियो दिया हुआ है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू 7/4 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ क्या होगा, तो सी में होगा 7/4 ही होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड रूल क्या कहता है कि इफ़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो ये दोनों को जोड़ो, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। जैसा ऊपर एक्शन करेंगे वैसा ही उधर साइड भी इक्वल टू उधर साइड वैसे ही सेम एक्शन करेंगे, जैसा नीचे एक्शन करेंगे इक्वल टू उधर साइड वैसे ही सेम नीचे भी एक्शन करेंगे। जैसा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस डी। यहाँ पे हमने ए लिया तो इधर भी हमें सिर्फ सी लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमने ए माइनस बी लिया तो इधर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, सी माइनस डी लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, देन ए बाई बी क्या होगा, ए बाई बी हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। सिंपल है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ही लगा हुआ है। नेक्स्ट, इफ एक्स इज इक्वल टू 4ab अपॉन ए प्लस बी, अगर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4ab अपॉन ए प्लस बी, देन एक्स प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ये रट लो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तुम्हें डिट्टो तो आंसर 2 हो जाएगा। फिर से रीड कर देता हूँ, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 4ab अपॉन ए प्लस बी, देन एक्स प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इज इक्वल टू 2। Next question, if x is the fourth proportional of a, b and c, then अगर x फोर्थ प्रोपोर्शनल है a, b और c का, तब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ए। x जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है a, b, c का, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। देखो a इज टू बी दिया हुआ है, c इज टू x, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। तुमसे क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, बी सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, अगर कोई दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन पूछे तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी पूछे, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी क्या क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी।
अगर तुमसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, जो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी क्या होगा, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर तुमसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी का क्या है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी का है बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर x को हम सभी से घटाते हैं तो वो कौन से प्रोपोर्शन में होगा। देखो जैसे कि सपोज को एग्जांपल दिया, तुम्हारे पास 4 नंबर है, 103, 135, 110, 144। अभी काम करो, दूसरा में से पहले को घटाओ और चौथा में से तीसरे को घटाओ। तो इसको घटाने के बाद आया 32, इसको घटाने के बाद आया 34। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा 16, ये आ गया 17। ठीक है, अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये जो 16 है इसको थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड नंबर से, और ये जो 17 है इसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और डिफरेंस ले लो। 16 इंटू 110 माइनस 17 इंटू 103 अपॉन 17 माइनस 1, इस दोनों का डिफरेंस ले लो 16, ये आ गया 9। तो पूछ रहा है कि कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट करे सभी में से ताकि ये प्रोपोर्शन में से। तुम्हारे पास 4 नंबर दिया हुआ है, अब पूछ रहे चारों में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करे कि चारों प्रोपोर्शन में आ जाए। तो आंसर है तो 9। लेकिन कैसे है, पहले काम करो, सेकेंड में से फर्स्ट घटाओ और फोर्थ में से थर्ड घटाओ, वो जो वैल्यू आएगा उसका रेशियो ले लो। अब जो वैल्यू आएगा उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करो और इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो और ये दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये आ जाएगा 9। सिंपल। नेक्स्ट, अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी का, इसका मतलब क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 या A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2। अगर A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है B से तो क्या फॉर्मूला होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B से लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है C से, तो क्या फॉर्मूला होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इंटू C2 अपॉन C1। तो याद रखना क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इंटू C2 अपॉन C1। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने ये इधर का कर लिया, अब आगे करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास दो रेशियो दिया हुआ है, 4:9 और 11:21। ठीक है, अब तुमने क्या किया कि 4:9 दिया हुआ है, तुमने इसमें 12 ऐड किया। ठीक, 4:9 एक रेशियो दिया हुआ और यहाँ 11:10 एक रेशियो दिया हुआ है, और तुमने क्या किया कि 4:9 में तुम्हारे पास एक रेशियो दिया हुआ है 4:9, उसमें तुमने 12 ऐड किया दोनों तरफ, और 12 ऐड करने के बाद तुम्हारा रेशियो बन गया 11:21। तो इस हिसाब से ए और बी नंबर निकाल लो। ठीक है, चलो निकालते। देखो 4 और 9 में गैप कितने का है, 4 और 9 में 5 का गैप है, और 11 और 21 में गैप कितने का, 21 में से 11 10। तो यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है। हम क्या बोलते हैं, जब रेशियो को सॉल्व करना हो, डिफरेंस सेम करना हो, तो सबसे पहले अंतर बराबर करो। यहाँ 5 का गैप, यहाँ 10 का गैप है, तो इसको डबल करो, तो ये होगा 8:18 और ये ऐसे रहने तो 11:21। अब दोनों में गैप बराबर बराबर यानी कि रेशियो इक्वल हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 8 जाएगा तो 3, तो 3 यूनिट का जो वैल्यू है कितने के बराबर है, 3 यूनिट का जो अंतर है 12 के बराबर है। एक यूनिट का कितना है, 4 होगा, एक यूनिट का 4, एक यूनिट का 4, तो बस निकल गया। तो तुम्हें ए का वैल्यू निकालना है तो 8 4 से मल्टीप्लाई कर दो 32, और बी का वैल्यू निकालना है तो 18 4 से मल्टीप्लाई कर दो 72। तो एक्चुअल रेशियो क्या हो जाएगा, 32:72। सिंपल। नेक्स्ट, अगर तुमसे पूछे कि रेट परसेंट निकालो, तो रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट परसेंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। आर परसेंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इस तरीके समझो, मान के चलो कि तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट आया है 1,000 रुपये, ठीक, और तुम्हारा प्रिंसिपल था मान लेते हैं 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये तुमने दिया और उस पर तुम्हें ब्याज मिला 1,000 रुपये इंटू 100, काटो, 3 0 से 3 0 कट गया, 20 25। तो रेट परसेंट कितना आ गया, 5%। तुम ऐसे निकाल सकते हो।
यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकालो, उसको डिवाइड कर दो प्रिंसिपल से, इंटू 100 कर दोगे तो तुम्हारा रेट परसेंट निकल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, तुमसे रेट इंटरेस्ट पूछ रहा, तो ऐसे निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट यानी कि सेम है तो प्रिंसिपल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट परसेंट से। ठीक है, नेक्स्ट मान लो कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं। मान लो कि किसी प्रिंसिपल पे फर्स्ट ईयर का जो रेट है वो x% है, सेकेंड ईयर का y% अलग अलग है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x + y + xy/100%। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल क्या हो जाएगा, x + y%। और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, xy/100%। ठीक है, मान लो कि सेम रेट है, दोनों तरफ r% है, x ले लो, जो लेना ले लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे r पुट कर दो, तो 2r + r²/100। अगर सेम है या सेम यही सेम कॉन्सेप्ट लगा लो, अलग अलग है तो क्या हुआ, जुड़ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 2r% और CI2 - SI2 क्या हो जाएगा, r²/100%। सिंपल सेम ही चीज़। अगर मान के चलो तुम्हें और जल्दी सॉल्व करना है तो तुम्हें आना चाहिए गोल्डन रेशियो। तो गोल्डन रेशियो में जो पहला यूनिट इधर साइड वाला लिखा रहता है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, और जो बचा हुआ एरिया ये होता है CI - SI। ये क्या होता है, CI - SI। तो 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या याद रखना, 2 साल का गोल्डन रेशियो होता है 2:1। 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:3:1। 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, 4 साल का 4:6:4:1, 5 साल का 5:10:10:5:1, 5:10:10:5:1, 5:10:10:5:1। तो एक बार शुरू से कर लेते हैं। 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, 5 साल का 5:10:10:5:1। अगर तुम ट्री बनाओगे तो ट्री कैसे बनेगा, तो ट्री बनेगा 3 साल का ट्री बनेगा। पहले 2 साल का देखते हैं, 2 साल का ट्री कैसे बनेगा। 2 साल का ट्री बनेगा AAB, 3 साल का AAA B2B C। और 4 साल का ट्री कैसे बना, 2 साल का आपने ट्री देख लिया, 3 साल का ट्री देख लिया, 4 साल का ट्री देखते हैं। AAA B2B 3B C 3C and D। AAA B2B 3B C 3C and D। चलो इधर कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सिंपली समझो कि तुम्हें पता है कि अगर रेट 5% है तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 10% हो जाएगा, 10% है तो 20% हो जाएगा, 15 है तो 30 हो जाएगा, 20 है तो 40 हो जाएगा, 25 है तो 50 हो जाएगा, 30 है तो 60। ये तो सबको पता है, और ये डिफरेंस माइनस करके निकल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, मैटर है ये। अब ये तुम निकालने बैठोगे, इससे अच्छा है कि तुम इसे याद कर लो कि 5% पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल कितना होता है, 10.25%। 10.25%, 10% पर 21% 2 साल के लिए। 15% रहे तो 32.25%, 15% रहे तो 32.25%, 20% रहे तो 44%, 25% का 56.25%, 25% का 56.25% और 30% का 69% यानी 69%। तो 5% का 10.25%, 10% का 21%, 15% का 32.25%, 20% का 44%, 25% का 56.25% एंड 30% का 69%। 3 साल के लिए रेट परसेंट क्या होगा, ये तो पता है, सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना कर दो, 5 तिहाई 15, 10 तिहाई 30, 15% का 45%, 20% का 60%, तो डबल कर दिया आपने। इन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो इसलिए याद कर लेते हैं। तो 5% का 3 साल पे 15.7625%, 10% का 33.1%, 15% का 52.0875%,
20% का 72.8%, 25% का 95.3125% एंड 30% का 119.7%। तो 5% का 15.7625%, 10% का 33.1%, 15% का 52.0875%, 20% का 72.8%, 25% का 95.3125% और 30% का 119.7%। अगर रेट 10% पर एनम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल का 21% और 3 साल का हो जाएगा 33.1% और 4 साल का हो जाएगा 46.41%। सिंपल। तो 2 साल का हो जाएगा 21%, 3 साल का 33.1% और 4 साल का हो जाएगा 46.41%। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। याद रखना, अगर कहीं तुम्हें 73 डेज लिखा हुआ दिख रहा है क्वेश्चन में, तो 73 डेज का मतलब क्या होता है? 1/5 ऑफ अ ईयर। 73 डेज मतलब 1/5 ऑफ अ ईयर। अगर तुम्हें 146 डेज दिख रहा है, यानी कि डबल कर दिया गया, 146 डेज यानी कि 2/5 ऑफ अ ईयर। 219 डेज दिख रहे हैं यानी कि 3/5 ऑफ अ ईयर। तो 73 का मल्टीपल होगा वो उतना 5 हिस्सों में बांट के हम उसका ले सकते हैं। तो 73 डेज मतलब 1/5 ऑफ ईयर, 146 डेज मतलब 2/5 ऑफ अ ईयर एंड 219 डेज इज इक्वल टू 3/5 ऑफ अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर ए बी सी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बी इज इक्वल टू √अंडर AC। तो बीच वाला जो होता है तो बाकी टू को √अंडर लिख लो। अगर 3 नंबर ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो बी इज इक्वल टू √अंडर AC। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम्हें रेट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? 2 साल के लिए जिसका सेम प्रिंसिपल है उसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का अपन प्रिंसिपल। तो R% इज इक्वल टू √CI2 माइनस SI2 अपन प्रिंसिपल। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर तुम्हें रेट परसेंट निकालना है 3 साल का, 3 साल का अगर रेट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? मान लेते रेट परसेंट 1/x है, मान लेते रेट परसेंट कितना 1/x, तो इसका फॉर्मूला होगा CI3 माइनस SI3 अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3x + 1 अपॉन x3। तो अगर 3 साल का रेट परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला है CI3 माइनस SI3 अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3x + 1 अपॉन x3, 3x + 1 अपॉन x3। तो 3 साल का क्या हो जाएगा? CI3 माइनस SI3 अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3x + 1 अपॉन x3। यहाँ से तुम 3 साल का रेट परसेंट निकाल सकते हो। मान लो कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से। उसमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, 2 प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस सेम है और एक में +X% का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे में -X% का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा? एक में +X हो रहा है, एक में -X हो रहा है, तो लॉस परसेंट हो जाएगा x²/100। मतलब समझो कि एक सामान है या 2 सामान है, एक सामान में 10% का मुनाफा हो रहा है और दूसरे सामान में 10% का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? तो ओवरऑल लॉस परसेंट हो जाएगा x²/100। मान लो कि सेम सेलिंग प्राइस है लेकिन अलग अलग मुनाफा या घाटा हो रहा है। एक में X% का मुनाफा या घाटा हो रहा है, दूसरे में Y% का मुनाफा या घाटा हो रहा है। तो ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ दो, x + y × 100 + 2xy अपॉन 200 + x + y%। ये थोड़ा सा मुश्किल फॉर्मूला लेकिन याद कर लो। ऊपर वालों का तो सिंपल है कि सेम सेलिंग प्राइस, एक में X% का मुनाफा और एक में X% का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू x²/100। और अगर सेम सेलिंग प्राइस है, एक में X% का प्रॉफिट और लॉस, दूसरे में Y% का प्रॉफिट और लॉस, तब फॉर्मूला क्या होगा? ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला होगा x + y × 100 + 2xy अपॉन 200 + x + y%। ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस में चेंज होगा तो प्रॉफिट और लॉस में भी चेंज होगा। तो सेलिंग प्राइस में चेंज इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस में चेंज। अगर क्वेश्चन तुमसे मार्कअप पूछता है, मार्कअप निकालो, तो मार्कअप मतलब क्या होता है? MP
एम पी माइनस सी पी। तो मार्कअप इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर तुमसे क्वेश्चन में मार्कअप पूछे मतलब मार्क प्राइस क्या था और कॉस्ट प्राइस क्या, मतलब सपोज करो एक वस्तु था 100 रुपये की और तुमने उसका कीमत रखा 300 रुपये की। तुमने कितने की मतलब रेंज रख दिया, 200 मुनाफे की रेंज कर लिया। तुम कितने की तुमने मार्कअप किया, 200 रुपये तक का मार्कअप किया। ठीक है, तो कोई सामान 100 रुपये का और तुमने उसे 300 में बेच दिया, तो मार्कअप कितना हो गया, 200। तो मार्कअप इज इक्वल टू एम पी माइनस सी पी। तो मार्कअप परसेंट कितना हो जाएगा, तो मार्कअप अपॉन सी पी इंटू 100। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर तुमने 200 का माया सी पी था, सी पी कितना था 100 रुपये इंटू 100 कर दो, तो तुमने 200% का मुनाफा कमा लिया। ठीक है, डिस्काउंट इज इक्वल टू, सबको पता है डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे कि सपोज करो कि मार्क प्राइस वही मान लेते हैं, मार्क प्राइस था 300 रुपये। ठीक है, लेकिन कस्टमर बोला हम 300 में नहीं लेंगे, हम तो लेंगे इसको 200 रुपये में। तुमने एक सामान का कीमत था 300, कस्टमर ने दाम घटवाया और उसने खरीद लिया सामान को 200 पे। तो तुमने कितने रुपए का डिस्काउंट तुमने दिया, 300 माइनस 200, 100 रुपये का। कितने रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, 100। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, देखो इस सिचुएशन में हमने डिस्काउंट दिया इसे 100 रुपये का, मार्क प्राइस कितना था, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस था 300 इंटू 100, 1/3, 33.33%। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमने 33.33% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट परसेंट याद रखना कि बेस में मार्क प्राइस होता है, डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सिंपल, जैसे सपोज करो वही सेम एग्जांपल लेते कि 300 रुपये तुमने रखा था कीमत, ठीक है, प्रोडक्ट का, और तुमने उस पर डिस्काउंट दे दिया 100 रुपये का। यानी कि प्रोडक्ट को बेचा किस दाम पे, 300 का सामान था, 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 200 रुपये में बेचा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकला, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। एक और फॉर्मूला है, सी पी प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। सेलिंग प्राइस से मान के चलो कि तुमने वस्तु को खरीदा था, तुमने वस्तु कितना में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था, तुमने 300 बेचे थे, 100 रुपये में खरीदा था, और तुम्हारा मुनाफा हुआ 200 रुपये का, सॉरी मुनाफा हुआ 100 रुपये का। तो 100 रुपये में खरीदा था सामान को और मुनाफा हो रहा था 100 रुपये, तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। सिंपल। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लो, सी पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। सी पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू 100 प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। सी पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट, X% एंड Y% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकलेगा। तो X% और Y% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला है X प्लस वाई माइनस XY बाई 100। नेक्स्ट, X%, Y% और Z% का नेट डिस्काउंट कैसे निकलेगा। तो पहले भी हमने देख चुका है, X प्लस वाई प्लस जेड माइनस XY प्लस वाई जेड प्लस ZX अपॉन 100 प्लस XYZ अपॉन 10,000%। जब क्वेश्चन में सक्सेसिव डिस्काउंट होगा और कस्टमर व्यू पॉइंट से सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट कब मिलेगा। देखो सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट कब होगा। तो कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट तब होगा जब सक्सेसिव डिस्काउंट का गैप ज़्यादा। सपोज करो कि 10% का और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 10% का गैप है, तो कस्टमर को फ़ायदा होगा। गैप ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा कस्टमर के लिए। वहीं लेकिन मान के चलो कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का और 12% का, गैप कम है, यानी कि कंपनी
के लिए मिनिमम डिस्काउंट हो, यानी कि मिनिमम डिस्काउंट हो जाएगा कंपनी के लिए। तो गैप कम, कंपनी के लिए मिनिमम डिस्काउंट, और गैप ज़्यादा तो कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी एक्स डेज में किसी काम को करते हैं तो ए काम करेगा एक्स प्लस ए डेज में, बी काम करेगा एक्स प्लस बी डेज में, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। ए प्लस बी किसी काम को एक्स डेज में करते हैं तो ए काम करेगा एक्स प्लस ए डेज में, बी काम करेगा एक्स प्लस बी डेज में, और एक्स काम करेगा रूट अंडर, तो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, इसका मतलब क्या होगा कि तुम जितना काम करोगे उतना तुमको वेतन मिलेगा। सपोज करो कि तुमने 10 घंटा काम किया, तुम्हारी वर्क डन उसी हिसाब से, तुमने 10 घंटे काम किया तो तुम्हारा वेजेस 10 घंटे के हिसाब से मिलेगा। किसी ने 8 घंटे काम किया तो उसको वेजेस 8 घंटे के हिसाब से मिलेगा। तो जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, मैथ्स के लैंग्वेज में। टोटल वर्क डन का फॉर्मूला होता है MDHE। टोटल वर्क इज इक्वल टू M इंटू डी इंटू एच इंटू टोटल वर्क इज इक्वल टू MDHE। M मतलब, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू MDHE। M मतलब क्या होता है, M मतलब होता है नंबर ऑफ मैन, D मतलब नंबर ऑफ डेज, H मतलब नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, E मतलब एफिशिएंसी। तो मान के चलो कि एग्जांपल लेते हैं, 10 आदमी थे, 10 दिन काम किया, 10 घंटे काम किया, और एफिशिएंसी था 1 यूनिट, तो 1000 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हुआ, 1000 यूनिट काम हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। अगर टोटल वर्क निकालना हो तो एक और फॉर्मूला है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। नेक्स्ट, M1D1 H1E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2E2 अपॉन W2। याद रखना, M1D1 H1E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2E2 अपॉन W2। नेक्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होगा, तो इसमें क्या सेट होगा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। सेम अब यहाँ अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो यानी कि D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। और अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ तो D और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, और स्पीड हो गया कांस्टेंट, तो डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यानी कि D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सिंपल। सपोज करो तुम D किलोमीटर गए S1 स्पीड के साथ, और D किलोमीटर वापस आ गए S2 स्पीड के साथ, तो डिस्टेंस पूछेगा। क्वेश्चन ये है, समझाता हूँ फिर से, कि सपोज करो इस पॉइंट से इस पॉइंट गए, इसका डिस्टेंस था D किलोमीटर, ठीक है, और तुम गए S1 रफ्तार से। फिर उसके बाद तुम यहाँ पहुँच के बोला चलो घर चलते हैं, तुम वापस ये D किलोमीटर है S2 रफ्तार से, तो ये D पूछेगा कि D निकालने का फॉर्मूला क्या है, और तुमको टाइम दिया रहेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा D इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T। अर्ली लेट पूछे, याद रखना कि अर्ली लेट पूछेगा तो टाइम जुड़ जाएगा। अगर एक अर्ली रहेगा एक लेट रहेगा, एक लेट या अर्ली तो जुड़ जाएगा, अर्ली अर्ली तो माइनस, लेट लेट तो माइनस। और डेल्टा टी होता है वही डिफरेंस इन टाइम, डिपेंड करता है कि अर्ली लेट है कि अर्ली अर्ली है कि लेट लेट है, ठीक। इसका फॉर्मूला है डी निकालने का, डी इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। यहाँ डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस समझते हो ना, बड़ा से छोटा। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आफ्टर मीटिंग या आफ्टर क्रॉसिंग का है तब क्या फॉर्मूला लेंगे। आफ्टर मीटिंग और आफ्टर क्रॉसिंग अगर क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लेंगे S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1। अगर आफ्टर मीटिंग का क्वेश्चन है तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1। और एक और फॉर्मूला, अगर टाइम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो T इज इक्वल टू रूट अंडर T1 इंटू T2। T इज इक्वल टू रूट अंडर T1 इंटू T2। T इज इक्वल टू रूट अंडर T1 इंटू T2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर दो की बात हो रही हो तो 2 इंटू एस वन इंटू एस टू अपॉन s1 प्लस s2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। नेक्स्ट, रिलेटिव स्पीड का अगर क्वेश्चन है, मान के चलो कि दो ट्रेन है और वो सेम डायरेक्शन मान कर, ये ट्रेन ये जा रहा है और ये भी ट्रेन जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा s1 माइनस s2। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाता है s1 माइनस s2। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐसे जा रही, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, यानी टकरा जाएंगे उस सिचुएशन में। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है s1 प्लस s2। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला s1 प्लस s2। और अगर डिस्टेंस निकालने बोले तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, बस स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड ले लो, सिंपल। x जो होता है वो स्पीड ऑफ बोट होता है स्टिल वाटर में, y होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट या वाटर। x हमेशा बड़ा होता है y से, क्योंकि अगर स्पीड, बोट का अगर स्पीड ज़्यादा नहीं होगा पानी के बहाव से तो बोट अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगा। सपोज करो ये नदी है और ये पानी का बहाव बह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी बह रहा है, और तुमने इसमें नाव डाला और नाव की रफ्तार है 5 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हारा लक्ष्य इधर जाने का, तो क्या तुम कभी भी इधर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, कभी भी, क्योंकि तुम यहाँ पे स्टार्ट करोगे, तुमको पहुँचना है यहाँ पे, तुम यहाँ पहुँच जाओगे क्योंकि तुम्हारा रफ्तार कम है, फिर यहाँ पहुँच जाओगे पानी के बहाव से। लेकिन मान के चलो तुम्हारा बोट का रफ्तार है 12, 10 इधर है तो 2 का तुमको लीड मिल गया, 12 माइनस 10 तो 2। तो अब भले तुम यहाँ स्टार्ट करो, थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचोगे, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर तो यहाँ मंजिल तक पहुँच जाओगे। तो x हमेशा बड़ा होता है y से। और डाउन स्ट्रीम हमेशा बड़ा होता है अपस्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम बड़ा होता है अपस्ट्रीम से। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है? डाउन स्ट्रीम जाते तो क्या होता है, स्ट्रीम, अगर तुम मान के चलो कि पानी का बहाव भी इधर और तुम जा भी रहे हो इधर, तो पानी का बहाव का रफ्तार और तुम्हारा बोट का रफ्तार दोनों मिल जाएगा, यानी प्लस हो जाता है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सपोज करो तुम्हें एक्स निकालना है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना, तो कैसे निकालोगे? बस इसका यूज़ कर लो, एक्स इज इक्वल टू डी प्लस यू अपॉन टू और वाई इज इक्वल टू डी माइनस यू अपॉन टू। और एक ये भी फॉर्मूला है, डी अपॉन यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और एक्स आई वाई, इसमें हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। सपोज करो कि एक डी किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक, तुम x प्लस वाई स्पीड से गए और x माइनस स्पीड y से आए, तो आने जाने में कुल कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो जाने आने में कुल टाइम लगेगा t इज इक्वल टू 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जाने आने में कुल टाइम कितना लगेगा? t इज इक्वल टू 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर स्पीड तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, याद रखना। स्पीड अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, और अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम से। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी, एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये सारे तो इजी क्वेश्चन है। When train passes a pole or a stationary man, तब टाइम निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है? टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। When a train passes a tunnel or a bridge or platform, तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड। When train passes another moving train in same direction, सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस होगा, तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन अपॉन s1 माइनस s2। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड तो घट जाएगा लेकिन लेंथ ऑफ ट्रेन तो जुड़ जाएगा, याद रखना।
कि दो ट्रेन है और दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो टाइम कैसे निकलेगा? उसके लिए पहले दोनों ट्रेन का लेंथ जोड़ दो। टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस H2 और स्पीड को डिफरेंस S1 माइनस H2। व्हेन अ ट्रेन पासिस अनदर मूविंग ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन अपॉन S1 प्लस S2। अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ ट्रेन पासिंग अ मूविंग पर्सन इन सेम डायरेक्शन, एक व्यक्ति का कोई इतना कुछ खास स्पीड नहीं होगा अगर तुम ट्रेन का कंपैरिजन करोगे, तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन S1 माइनस S2। सेम डायरेक्शन मतलब माइनस। व्हेन अ ट्रेन पासिंग अ मूविंग पर्सन इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक ट्रेन पास कर रहा है मूविंग पर्सन को अपोजिट डायरेक्शन में, तो टाइम इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है, तो t इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन S1 प्लस S2। और जब एक ट्रेन पास करता है पर्सन सिटिंग इन अदर मूविंग ट्रेन, और जब एक ट्रेन पास करता है एक व्यक्ति जो बैठा हुआ दूसरे मूविंग ट्रेन में, तो दो ट्रेन चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, उस सिचुएशन में टाइम कैसे निकलेगा? तो टाइम इज इक्वल टू L अपॉन S1 प्लस S2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तुमको कितना मुनाफा होगा वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना रुपया इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो सपोज करो कि तुमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए का और तुमने टाइम 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख इंटू 12 यानी कि 12 लाख रुपए यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर एवरेज पूछ दे, सीरीज का अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का एवरेज पूछे तो होगा मिडिल टर्म उसका। एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज, अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का एवरेज पूछे तो होता है उसका मिडिल टर्म, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़ो। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, पहले फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा? n ही हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज n, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है? n+1। अगर तुम्हें नंबर ऑफ गैप निकालना है एवरेज में, तो उसका फॉर्मूला क्या है? n-1। नंबर ऑफ गैप इन एवरेज इज इक्वल टू n-1। अगर तुम्हें एक एवरेज क्वेश्चन चैप्टर में पूछ दे कि नंबर ऑफ पीपल निकालो, तो को कैसे निकालोगे? टोटल सम में चेंज अपॉन एवरेज में चेंज। तो नंबर ऑफ पीपल निकालने का फॉर्मूला टोटल सम में चेंज अपॉन एवरेज में चेंज, क्या है ये निकालो। अगर बैट्समैन और बॉलर वाला क्वेश्चन आ गया, बैट्समैन एवरेज पूछे तो कैसे निकालोगे? जैसे कि बैट्समैन का एवरेज निकालना, जैसे मान के चलो हमारे फेवरेट है रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए और कितने इनिंग्स लिए हैं टोटल, उसको डिवाइड कर दोगे तो बैट्समैन का एवरेज निकल जाएगा, यानी कितने टोटल रन बनाए हैं और कितने इनिंग्स खेले, तो टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग्स प्लेड, उससे निकल जाएगा बैट्समैन का एवरेज। जैसे टेस्ट में रोहित शर्मा का भी एवरेज बहुत ख़राब चल रहा है, टेस्ट 10 के अराउंड चल रहा है, यानी कि 25 मैच खेला रोहित ने और हर मैच में लगभग 10 रन के अराउंड बनाया, तो एवरेज बहुत ही कम है। बॉलिंग एवरेज कैसे निकलेगा? सोचो थोड़ा सा लॉजिक। मान चलो जसप्रीत बुमराह का है, तो जसप्रीत बुमराह ने कितने रन अभी तक टोटल पिटवाए हैं और कितने विकेट लिए, तो टोटल रन गिवन अपॉन टोटल विकेट टेकन, इससे निकलता है बॉलिंग एवरेज। याद रखना कि बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है कि टोटल आपने कितने रन पिटवाए और कितने विकेट लिए, उससे निकलता है बॉलिंग एवरेज। तो बैट्समैन एवरेज कैसे निकलता है? टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग्स, बॉलिंग एवरेज टोटल रन गिवन अपॉन टोटल विकेट टेकन। क्लियर? अब आता है ज्योमेट्री पे। एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फॉर्म 90 डिग्री। अगर तुम इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर करते हो, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हो, तो उस दोनों को मिला के 90 डिग्री बनता है। मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे सपोज करो
तुम्हारे पास ये एक एंगल था, तुमने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि ये थीटा और ये थीटा, ठीक। इसी प्रकार तुम्हारे पास ये एक एंगल था, ये अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। अब तुम ये थीटा और ये अल्फ़ा मिला दोगे, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 90 मोर देन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना, पूछ सकता है क्या ये ट्रू और फॉल्स है, तो याद रखना ट्रू है। सप्लीमेंट्री एंगल एक एंगल का 90 ज़्यादा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x प्लस वाई ए है और x माइनस वाई बी है, x डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली x निकल जाएगा a प्लस बी बाई टू, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू और y इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू। सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी फिगर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ किसी भी फिगर का, क्लोज्ड फिगर का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज 360 डिग्री। नेक्स्ट, सपोज करो तुम्हें एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ठीक है। तो याद रखना कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 प्लस ए इज इक्वल टू 180 प्लस ए। तो अगर तुम्हें इस तरीके का कोई फिगर दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला याद रखना, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल ए। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 प्लस ए। नेक्स्ट, अगर तुम्हें कुछ ऐसा फिगर दिया रहेगा, ठीक है, और इस फिगर में ये है अल्फा और ये है थीटा, तो कुछ नहीं करना है, देखो अपोजिट अपोजिट, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बी प्लस डी। क्रिस क्रॉस कर दो, ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों का इंटीरियर एंगल बराबर होगा। तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बी प्लस डी, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बी प्लस डी। नेक्स्ट, मान के चलो ऐसा फिगर बना हुआ है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसमें वही सेम अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस डी। इस सिचुएशन पैरेलल वाले ले लो, अल्फा प्लस थीटा ये ऐसे, तो ये ए प्लस डी। तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस डी। डिपेंड करता है कैसा फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कैसे पूछा है। सपोज करो यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ y दिया हुआ है, यहाँ z दिया हुआ, तुम्हें ये पूछ रहा है, तो इसका क्या नहीं, कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़ दो। तो एंगल c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सपोज करो कि एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये x है, ये y है और ये z है, तुमसे ये एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, तो तीनों को जोड़ दो, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सपोज करो कि तुमको दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहा है ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। सपोज करो ये एक पैरेलल लाइन दिया है और यहाँ तुम्हें जिग जैग दिया है, जिग जैग, इधर साइड वाला अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और ये एक्स और ये वाई। इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करो कि ये दो लाइन दिया और यहाँ तीन पैरेलल लाइन दिया, एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, तीन पैरेलल लाइन, चार पैरेलल लाइन, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये डिस्टेंस सी है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इसका फॉर्मूला बनता है ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू एक्स इज टू वाई इज टू जेड। ये ऐसे ही बन सकता है, ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड। नेक्स्ट, सपोज करो कि ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, यहाँ तीन पैरेलल लाइन है, पहला पैरेलल लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरा पैरेलल लाइन। सपोज करो कि ये और ये रेशियो दिया हुआ m/n, क्या दिया हुआ m/n। ये रेशियो है, ये लेंथ है a, ये लेंथ है b, और ये तुमसे पूछ रहा है CD। इसका हम लोग नामकरण कर दिए CD। तो क्या कैसे निकलेगा CD, तो CD निकलेगा
देखो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम बी एन ए, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ए अपॉन बी एम अपॉन एम प्लस एन, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम का नीचे वाला साथ, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, याद रखना एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, तो इससे सी डी तुम्हारा निकल जाएगा। नेक्स्ट सपोज करो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तुमने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कर दिया, एंगल बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया, तो यहाँ से तुमने एक लाइन किया और तुमने इसका एक्सटीरियर एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर कर दिया, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा ये अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाता है, कितना हो जाता है, थीटा बाई 2। सपोज करो तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तुमने यहाँ डाला एक परपेंडिकुलर और ये डालने की वजह से तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए सी बराबर हो जाता है बी सी के। नेक्स्ट सपोज कर तुम्हारे पास ये एक फिगर है, ए डी ई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो ए बी सी, ये ए डी ई, तुमसे एग्जाम में पूछेगा डी ए ई, ये एंगल पूछेगा, कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका है बी माइनस सी, बी में से सी घटाओ अपॉन 2 कर दो, एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। तो एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और तुमसे पूछ रहा है कि एंगल डी ए ये क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, तुमने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया और इधर से भी एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये अल्फा अल्फा भाग में बढ़ गया, ये थीटा थीटा भाग में बढ़ गया और ये मिल गया ये आई, ठीक। तो बी आई सी पूछ रहा है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2, तो बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस ए बाई 2। नेक्स्ट सपोज करो तुम्हारे पास ये एक फिगर है, ए बी सी, ये एंगल ए है, तुमसे नीचे वाला पूछ रहा है कि बी ओ सी कितना हो जाएगा, देखो ये वाला पूछ रहा है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, तो बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। याद रखना कि जब ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल रहेगा तो प्लस होगा, यानी कि बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस ए बाई 2, और ये ट्रायंगल के जब बाहर होगा तो माइनस होगा, अंदर होगा तो प्लस, अंदर प्लस है भाई, बाहर हो माइनस हो, अंदर हो प्लस हो, बाहर हो माइनस होगा, तो बी ओ सी कितना हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। नेक्स्ट किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये सपोज तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, ये एंगल तुमसे पूछ रहे तो इसका ऊपर वाला देखो सी और डी, कुछ नहीं करो, एंगल ए पी बी पूछते तो सी प्लस डी बाई 2, ए पी बी पूछा है तो इसका ऊपर वाला ये, इसका ऊपर ही वाला तो सी प्लस डी बाई 2, और डी क्यू सी है ये एंगल पूछ दे तो इसका नीचे वाला ये ए प्लस बी बाई 2, तो जो जिसके नज़दीक है उसको उसका एवरेज ले लो। पी प्लस क्यू 180 डिग्री, एस प्लस आर 180 डिग्री, और पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Sum of two sides of a triangle is always more than the third side and is the less than the mod of difference of two side। ठीक है, मतलब b plus c is always greater than a plus c is always greater than b and a plus b is always greater than c।
नेक्स्ट, अगर तुमसे किसी क्वेश्चन में पूछे कि कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, तुम्हें मान के चलो 3 ट्रायंगल के साइड्स दिए हुए और पूछ रहा है कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड कर दो -1, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। तुम्हारे पास 3 साइड दिया और पूछ रहा है कि क्या ये ट्रायंगल एक्यूट है या नहीं, इसको कैसे चेक करोगे। तो एक्यूट होने के लिए मान के चलो तुम्हारे पास 3 साइड है ट्रायंगल के, ए बी और सी। सी सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। सी क्या है, लार्जेस्ट है। तो एक्यूट एंगल कंडीशन क्या कहता है, एक्यूट एंगल कंडीशन कहता है कि सी स्क्वायर शुड बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो लेस देन होना चाहिए सम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और अगर सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो ऑब्ट्यूज एंगल है। सिंपल। सपोज करो एक ट्रायंगल दिया हुआ, उसमें 3 एल्टीट्यूड है, H1 H2 और H3, और ये साइड है ए, ये बी और ये सी। तो A इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 1/H1 इज टू 1/H2 इज टू 1/H3। या इसको रिवर्स पे लिख सकते हो, H1 इज टू H2 इज टू H3 इज इक्वल टू 1 इज टू इज टू 1 इज टू इज टू 1 इज टू सी। नेक्स्ट है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हमें याद करना पड़ेगा, ट्रिपलेट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रिपलेट याद करो, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 7 24 25, 16 63 65, 12 35 37, 20 21 29, 11 60 61, 20 99 101, 13 84 85, 36 77 85, 28 45 53, 48 55 73, 33 56 65, 39 80 89, 39 80 89, 65 72 97। एक और करते हैं, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 7 24 25, 16 63 65, 12 35 37, 20 21 29, 11 60 61, 20 99 101, 13 84 85, 36 77 85, 28 45 53, 48 55 73, 33 56 65, 39 80 89, 65 72 97। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, याद रखना कि हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों में कुछ भी ले लो। तो हाइपोटेनियस जो होगा हमेशा प्लस वाला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2ab। नेक्स्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब क्या होता है, जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। हमें पता है रोम्बस में अपोजिट साइड इक्वल होता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बी इज इक्वल टू डी, पेरीमीटर 4a होता है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस, एक फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू d1 इंटू d2, और दूसरा फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर साइन थीटा। एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन थीटा। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वर्टेक्स एंगल को, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। रोम्बस में डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर जो होता है 4 टाइम्स होता है साइड का स्क्वायर। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। रोम्बस में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है। सपोज कर लो तुमने सोचा कि यार मैं तो बहुत पैसे वाला हो गया, ज़मीन खरीदूंगा, और तुमने खरीद लिया 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर तुमने ज़मीन ले लिया। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। सपोज करो तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये एरिया x यूनिट है, ये एरिया y यूनिट है, ये एरिया w यूनिट है, और ये एरिया
ये एरिया जेड यूनिट है। तो एरिया ऑफ एक्स इंटू वाई अगर मल्टीप्लाई कर दे एरिया ऑफ दिस इंटू दिस तो ये बराबर होगा एरिया इसके और इसके। तो एरिया ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू। नेक्स्ट ट्रेपीजियम। सो हमारे पास ये एक फिगर है ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम में ए बी पैरेलल है सी डी का। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी का। इसमें कॉन्सेप्ट है कि डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं। याद रखना कि डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। नेक्स्ट एरिया ऑफ ए ओ डी। सपोज करो ये एरिया के यूनिट है तो ये भी एरिया के यूनिट हो जाएगा। सपोज करो ये एरिया एक्स यूनिट है। कौन एरिया? ये एरिया एक्स यूनिट है और ये एरिया वाई यूनिट है। तो के निकालना हो तो के कैसे निकलेगा? के इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। के इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो पता ही है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। डायगोनल वाला स्क्वायर का फॉर्मूला भी ये भी याद कर लो। D1 का ये फॉर्मूला D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट इन ट्रेपीजियम अ लाइन पी क्यू इज ड्रॉन। एक लाइन पी क्यू को एक ट्रेपीजियम में एक लाइन पी क्यू को बनाया गया इस तरीके से कि पैरेलल है। ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके, यानी कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, मान लो ये एक्स यूनिट एरिया है और ये वाई यूनिट एरिया है। ठीक है, ये रेशियो m/n है। ठीक है, ये m यूनिट है और ये n यूनिट है। तो तुमसे अगर पी क्यू का लेंथ पूछे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी क्यू तो क्या करोगे? अच्छा ये रखना, ये ए यूनिट है और ये बी यूनिट है। ठीक है, एक्स और वाई तो लेने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही। सपोज करो एक ट्रेपीजियम है, ये ए यूनिट ये बी यूनिट है, ये हम ये एन। पी क्यू का लेंथ पूछ रहा है तो पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा? वाई क्रिस्कोस एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन से पी क्यू निकल जाएगा। और अगर पी और क्यू मिड पॉइंट्स है तो पी क्यू का क्या निकल जाएगा? ए प्लस बी बाई टू। पी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। अगर ये एक्स यूनिट है और ये वाई यूनिट है तो भी पी क्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? वो निकलेगा रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अगर सपोज करो कि एक्स और वाई का तरीके से निकालना है तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। और रूट अंडर कर लेना तो इससे इस तरीके से पी क्यू निकल सकता है। और अगर एक्स और वाई बराबर एरिया है तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। एक ट्रेपीजियम में पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट्स है ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। एक ट्रेपीजियम है, पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट्स है डायगोनल का। पी जो है वो मिड पॉइंट्स है ए सी का और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बी डी का। तो हमें ये लेंथ निकालना है पी क्यू। कैसे निकलेगा? ए माइनस बी बाई टू। ये लेंथ ए है और ये ऊपर वाला लेंथ बी है तो ए माइनस बी बाई टू से तुम्हारा पी क्यू निकल जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू। पी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम
आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? जो नॉन पैरेलल साइड अगर वो इक्वल है, जैसे ये साइड बराबर है ये साइड के, तो ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कंडीशन क्या होता है? एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री और बी प्लस डी भी 180 डिग्री होता है। और हर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। एवरी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल इक्वल होते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल इक्वल होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, when two medians of an isosceles triangle intersect each other, they intersect each other at 90 डिग्री। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके दो मीडियंस, मीडियन मतलब जो बराबर भागों में बांट कर देते हैं। तो ये एक मीडियन और ये एक दूसरा मीडियन, तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना है? √5 अपॉन √2। तो अगर दो मीडियंस आइसोसेलेस ट्राइंगल के इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, तब उस सिचुएशन में ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा √5 अपॉन √2। ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा? √5 अपॉन √2। नेक्स्ट, इफ ए जी इज इक्वल टू बी सी, ए जी इज इक्वल टू बी सी और ए एम इज इक्वल टू 1.5 गुना है बी सी का, तब एंगल बी जी सी, तो ये एंगल बी जी सी जो है ये एंगल, देन एंगल बी जी सी, ये जो एंगल बी जी सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा और जी सेंट्रॉइड हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, सपोज करो एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, अच्छे से फिगर देख लो। ये सपोज करो तुम्हारे पास एक फिगर है, ठीक है? तो इसका याद रखना, और ए डी तुम्हारा मीडियन है। ए डी क्या है? मीडियन है। सपोज करो एक ट्रायंगल है और ये तुम्हारा एक मीडियन, मीडियन मतलब एंगल ए को बराबर भागों में बांटा है। तो याद रखना ए ओ इज टू ओ जी इज टू जी डी कितना हो जाएगा? 3:1:2। ए ओ इज टू ओ जी इज टू जी डी कितना हो जाएगा? 3:1:2। ए ओ इज टू ओ जी इज टू जी डी कितना हो जाएगा? 3:1:2। एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ई एफ, ये देखो जी एफ ट्रायंगल ये होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला का ट्रायंगल का, छोटा वाला ट्रायंगल वर्सेस बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 1/12। तो ये ट्रायंगल का एरिया अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा? 1/12। आगे बढ़ो। डी एंड ई आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। कोई एक पॉइंट है डी और ये, डी है ए सी पे कोई पॉइंट और ई है बी सी पे कोई पॉइंट। याद रखना फॉर्मूला, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। कह रहा है अगर कोई पॉइंट है तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस क्रिस क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। सपोज करो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और डी और ई एक पॉइंट हो उस पर, तो कॉन्सेप्ट है कि ए ई का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक है? तो एक तरह से ये डमरू बन जाएगा, ये ऐसे गया एक, ये कैसे गया और ये कैसे, इस सब का स्क्वायर इक्वल होता है। नेक्स्ट, ए ई का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर ये कितना है? 5/4 ए बी का स्क्वायर के बराबर है। 5/4 ए बी का स्क्वायर के बराबर है। डी जो लेंथ है वो ए बी का आधा है। डी लेंथ इज इक्वल टू ए बी बाई 2। डी का लेंथ कितना है? ए बी बाई 2। तो याद हो गया। तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 ए बी का स्क्वायर। नेक्स्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट तीनों एग्जाम में काम आएगा, यानी कि कैट में भी, जेट में भी और सी मैट में भी, और भी अलग एग्जाम्स ओमेट्स का एग्जाम्स में काम आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा।
सर्कम सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सर्कल और स्क्वायर का एरिया का रेशियो क्या होता है? सर्कम सर्कल का 4 पाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3√3, इन सर्कल का पाई और स्क्वायर का 2। तो CEIS मतलब सर्कम सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सर्कल और स्क्वायर का रेशियो होता है 4 पाई 3 पाई 2। क्या रेशियो हो जाएगा? 4 पाई 3 पाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है, इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। नेक्स्ट, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और r जो है लेस देन 1 है, तो उस सिचुएशन में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू A/1 माइनस r। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और r लेस देन 1 है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? SN इज इक्वल टू A/r माइनस 1 माइनस r। SN इज इक्वल टू A/1 माइनस r। नेक्स्ट, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में सपोज करो कि A एरिया और P पेरीमीटर। तुम्हारे पास ये एक डायग्राम दिया हुआ है, A का मतलब है यहाँ पे एरिया, P का मतलब है पेरीमीटर। तो पहला एरिया प्लस एरिया डिवाइड बाई 4 प्लस एरिया डिवाइड बाई 16 प्लस एरिया डिवाइड बाई 64 क्या हो जाएगा? 4/3 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाएगा। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल मिड पॉइंट वाला देखो DEF मिड पॉइंट है, ठीक है। और तुमने यहाँ पे इसको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया, फिर इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया, फिर इसका एक ये, ठीक है। तो एरिया बड़े वाले का A हो जाएगा, छोटे वाले का ये कितने, इसका एरिया कितना हो जाएगा? A/4 हो जाएगा, इसका A/16 हो जाएगा, और सबसे छोटे वाले का A/64 हो जाएगा, ठीक। तो A प्लस A/4 प्लस A/16 प्लस A/64 क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो ये देखो, ये 1 है, ये 4 का स्क्वायर 16, 4 16, 4 क्यूब 64, 4 का क्यूब चल रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 टू द पावर 4, इस तरीके से चलेगा। क्या आ जाएगा? 4/3। नेक्स्ट, पेरीमीटर का P प्लस P/2 प्लस P/4 प्लस P/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2P आ जाएगा। P प्लस P/2 प्लस P/4 प्लस P/8 डॉट डॉट डॉट, ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज करो तुम्हारे पास ये एक ट्रायंगल है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये लेंथ A है और ये भी लेंथ A है। तो याद रखना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं। चारों सेंटर कौन सा? इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर। तो ये चारों जो सेंटर होते हैं एक ही लाइन पर होते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? IHGO, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर। सपोज कर लो कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये ये थीटा। सपोज कर लो ये लेंथ A और ये टोटल लेंथ 2B, तो ये 2B है, तो ये B हो जाएगा, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना। सपोज करो आइसोसेलेस ट्रायंगल तुमसे एरिया पूछा, तो एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। और अगर तुम्हें H निकालना है तो क्या हो जाएगा? √A² माइनस B² पाइथागोरस थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो तुम्हारे पास एक फिगर दिया हुआ आइसोसेलेस राइट एंगल, तो ये 90, ये 45। तो तुम्हें पता है कि ऐसा सिचुएशन में ये 90 45 का अगर तुम्हें याद हो तो 1 1 √2 होता है। क्या होता है? 1 1 √2, ठीक है। तो सपोज करो कि ये H है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो जाएगा? H/√2 और ये हो जाएगा H/√2। क्लियर। तो एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? H²/4। तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज H²/4। ऐसे भी निकालो तो निकल जाएगा। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? H/√2, हाइट H/√2। सॉल्व करोगे तो H²/4 आ जाएगा।
तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू एच इंटू रूट 2 प्लस 1। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू एच इंटू रूट 2 प्लस 1। तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा एच इंटू रूट 2 प्लस 1। नेक्स्ट सपोज करो ये एच ऑर्थो सेंटर है, तो याद रखना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो ग्रेटर देन होगा ये तीनों मीडियन के सम का। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। नेक्स्ट एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, बी एच सी ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। बी एच सी कितना हो जाएगा? एंगल बी एच सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए एच सी ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 एंगल माइनस बी। और ए एच बी और ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल सी। ठीक है, आगे बढ़ो। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर और यहाँ पे है तुम्हारा सर्कम सेंटर। एच मतलब ऑर्थो सेंटर, ओ मतलब सर्कम सेंटर। ये थीटा एंगल है और ये भी थीटा एंगल है, बराबर बराबर है। ये पूछे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो एच ऑर्थो सेंटर पहले फिर सर्कम सेंटर। यूलर्स लाइन क्या कहता है? किसी भी ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है और सर्कम सेंटर है वो एक ही लाइन पर होंगे। और सीक्वेंस क्या होगा? एच जी यानी कि ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर, ओ से सर्कम सेंटर, जी से सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर एच जी ओ। ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर एक ही लाइन पर होंगे। सपोज करो एक ट्रायंगल है तो एच जी ओ एक ही लाइन पर होंगे, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर। और किस रेशियो में होंगे? एच जी टू जी ओ किस रेशियो में होंगे? 2:1 रेशियो में होंगे। यहाँ पे जो ए एम दिख रहा है वो मीडियन है। ए एम क्या है? मीडियन है। बी एम इज इक्वल टू एम सी। बी से लेके एम तक थोड़ा फिगर गड़बड़ा लग रहा है, लेकिन देख लो अच्छे समझ लो। बी एम इज इक्वल टू एम सी है। ए डी पैरेलल ओ एम। ए डी किसके पैरेलल है? ओ एम के पैरेलल है। ए डी पैरेलल है ओ एम के। याद रखना एच जी इज टू जी ओ कितना हो जाएगा? 2:1। और ए एच अपॉन ओ एम, ए एच अपॉन ओ एम भी 2:1 हो जाएगा। ए एच अपॉन ओ एम भी कितना हो जाएगा? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो तीनों मीडियन एक ट्रायंगल के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या करता है? किसी भी ट्रायंगल को 6 यूनिट में बांट देता है। 1 यूनिट ये, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो ट्रायंगल को एरिया को 6 यूनिट एरिया में बांट देता है। तो सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ये सारा एरिया जो है एक दूसरे से बराबर है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना है? 1/6 1/6। अगर हम पूछे कि एक हिस्से का एरिया कितना है, ये एक हिस्से का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के कितने हिस्से का बराबर है? तो 1/6 के बराबर है। कितने के बराबर है? 1/6 के बराबर है। और तुमने पता है कि सेंट्रॉइड में ये और ये रेशियो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। अब सपोज करो ये फिगर है हमारे पास, तो याद रखना ये तुम्हारा एच क्या है? एच है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। तो याद रखना कि जब एक ऑर्थो सेंटर हो तो ए एच इंटू एच डी इज इक्वल टू बी एच इंटू एच ई इज इक्वल टू सी एच इंटू एच एफ। सिंपल, ऐसे भी निकाला जा सकता है। इफ H1 H2 आर द 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, पहले इसको पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट को पहले ये पढ़ लेते हैं। अगर ये फिगर है तो याद रखना कि साइड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट में। ऑर्थो सेंटर में जो साइड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। यानी कि A:B:C इज इक्वल टू 1/H1 1/H2 1/H3। अभी
अगर H1 और H2 दो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का, तो H3 कैसे निकलेगा? H3 निकलेगा H1 इंटू H2। H3 का रेंज निकाल सकते हैं हम लोग, एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। तो H3 का रेंज कितना हो जाएगा? H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2, और H1 इंटू H2 अपॉन H1 माइनस H2, ये दोनों का रेंज के बीच में H3 फॉल करेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपोलोनियस थ्योरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या था? सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक मीडियन है। इस मीडियन होने की वजह से बी डी इज इक्वल टू डी सी हो गया, और बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी बाई टू हो गया, या फिर डी सी इज इक्वल टू बी सी बाई टू हो गया, सिंपल। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। फिर से पढ़ दो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। और इससे डिड्यूस कर सकते हो तो और भी अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन मेन फॉर्मूला यही है कि ए बी का स्क्वायर प्लस अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है? ट्रायंगल और उसमें मीडियन है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। सिंपल, आगे बढ़ो। व्हेन टू मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जब दो मीडियन इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को 90 डिग्री पर, तो उस परिस्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? सपोज करो एक ट्रायंगल है, ये लेंथ है बी, सॉरी ये मीडियन है बी, और ये है सी एफ, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा 2/3 इंटू बी इंटू सी एफ, 2/3 इंटू बी इंटू सी एफ। जब दो मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तब, जब दो मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2/3 इंटू बी इंटू सी एफ। जब दो मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2/3 इंटू बी इंटू सी एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2/3 इंटू बी ई इंटू सी एफ। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी का स्क्वायर। अगर ऐसा फिगर है तो इसके तीन फॉर्मूले होंगे। पहला पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? 2/3 बी इंटू सी एफ। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी का स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये तीन फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट से। सपोज करो तुम्हारे पास ये एक फिगर है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी। ये दोनों का लेंथ जो है वो ए डी का डबल से भी बड़ा होता है। तुम यहाँ से ये निकाल सकते हो कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ये तीनों साइड्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीडियन का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ये 4/3 होता है। क्या कि तीनों साइड का स्क्वायर, सपोज करो ये ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और तीनों मीडियन का स्क्वायर डी एफ मान लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 होता है। यानी तीनों साइड्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई तीनों मीडियन का स्क्वायर 4/3 होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय द लेंथ ऑफ द मीडियंस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय द लेंथ ऑफ द मीडियंस। ये सेम फिगर में ये भी हो सकता है कि तीनों साइड को अगर जोड़ दे, मतलब एक सेंट्रॉइड वाले ट्रायंगल में तीनों साइड का सम अपन तीनों मीडियन का जो सम होगा वो 1 से लेके 4/3 के रेंज में रहेगा। 1 से लेके 4/3 के रेंज में रहेगा। कि अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करें अपॉन ए डी प्लस बी प्लस सी एफ करें तो उसका रेंज क्या होगा? 1 से लेके 4/3 तक होगा।
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी को पता है √3/4 होता है। सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में AB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। सिंपल है। सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर डाला है और इसको यहाँ से ऐसे मैच किया, इसको यहाँ से ऐसे मैच किया और ऐसा एक फिगर है। तो याद रखना कि AB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है साइन रूल। क्या कहता है साइन रूल? साइन रूल कहता है A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K। A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K। मतलब A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C। A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C। सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ये साइड A है, ये B है, ये C है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ AC साइन B, हाफ AC साइन B। तो जो लेंगे इसके बीच वाला एंगल लेंगे, या हो जाएगा तुम्हारा हाफ AB साइन C, या एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा तुम्हारा हाफ BC साइन A। अभी याद रखो, सपोज करो एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज करो तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, 45-45, तो इसका रेशियो क्या हो जाता है? 45-45-90 का रेशियो 1:1:√2। 45:1, 45:1, 90√2। तो 45-45-90 का रेशियो, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:√2। सपोज करो तुम्हारे पास एक सपोज करो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो 30-60-90 का क्या हो जाता है? 1:√3:2। ऐसे याद कर लो, 1 2 3, 3 में √3 होगा तो 1 होगा, ऐसे याद करो, 1 2 3, 3 में रूट, तो 1 होगा 30 डिग्री के लिए, 2 होगा 90 डिग्री के लिए और √3 होगा 60 डिग्री। 30 90 60, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो 30 के लिए 1, 30 के लिए 1, 60 के लिए √3, 90 के लिए 2। देखो ना, 3 का √3 का 3 और ये 1, 3 + 1 4 और 4 का 2। तो 30-60-90 का क्या हो जाएगा? 1√3 2। 30-60-90 का साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? 1√3 2, 1√3 2। नेक्स्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, 15 डिग्री, 75 डिग्री है। तो 15-75-90 का साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? 15-75-90। याद रखना कि छोटा नंबर में माइनस, बड़ा नंबर में प्लस। छोटा 15 में माइनस, 75 में प्लस। तो 15 हो जाएगा √3 - 1, 75 √3 + 1 90 2√2। तो 15-75-90 का क्या हो जाएगा रेशियो? √3 - 1 √3 + 1 2√2। 15-75-90 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा √3 - 1, 75 का √3 + 1 90 का 2√2। 15-75-90 का क्या हो जाएगा? √3 - 1 √3 + 1 2√2। 15 √3 - 1 75 √3 + 1 90 2√2। नेक्स्ट, साइन 15 इज इक्वल टू हो जाता है cos 75। साइन 15 cos 75 के बराबर हो जाता है और इसका फॉर्मूला है √3 - 1/2√2। साइन 15 इज इक्वल टू cos 75, साइन 15 इज इक्वल टू cos 75। और ये तो बेसिकली निकालने का जरूरत नहीं, ये तो पता ही है, साइन 15 cos 75 ही होता है। तो तुम साइन 15 का वैल्यू याद करो। याद रखना कि कम में माइनस और ज़्यादा में प्लस। तो 15 में माइनस, 75 में प्लस। तो साइन 15 इज इक्वल टू √3 - 1/2√2। साइन 15 इज इक्वल टू √3 - 1/2√2। साइन 75 इज इक्वल टू √3 + 1/2√2।
साइन 15 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√2, साइन 75 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√2। साइन 120 कितना होता है याद रख कर लो, साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 120 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2। साइन 120 का वैल्यू √3/2, कॉस 120 का वैल्यू -1/2। नेक्स्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एंगल है 30 30 120, तो इसका साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 1 1 √3। 30 के लिए 1, 30 के लिए 1, 120 के लिए √3, तो 30 30 120 का साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:√3। 30 30 120 1:1:√3। 30 30 120 का कितना हो जाएगा 1:1:√3। 30 30 120 का 1:1:√3। 30 30 120 का 1:1:√3। आगे बढ़ो। कोसाइन रूल कितना होगा, कॉस ए तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए पूछ रहा है ना, कॉस ए तो कॉस ए हो जाएगा b² + c² - a²/2bc। सिंपल है, जिसका पूछ रहा है उससे रिलेटेड करो। देखो कॉस ए पूछ रहा है तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² + c² - a²/2bc/2bc। सिंपल, तो कॉस ए का पूछ रहा है यानी कि b² + c² - a²/2bc। कॉस बी का पूछ रहा है यानी कि a² + c² - b²/2ac। और कॉस सी का पूछ रहा है यानी कि a² + b² - c²/2ab। क्लियर, इसी का ये ऐसे भी लिख सकते हो कि a² क्या होगा, b² क्या होगा, c² क्या होगा। इसको याद है तो, अगर ये याद है तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस इसको क्रिस क्रॉस कर दिया गया और कुछ नहीं। लगभग हम लगता है आधा पहुंच गए हैं। पेज नंबर 12 पे पहुंच गए हम लोग। 26 पेज करना है, पार्ट 1 ख़त्म हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सपोज करो एक सर्कल है, उसके अंदर इस तरीके का फिगर बना हुआ है। तो याद रखना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा। एंगल्स मेड बाय द सेम आर्क सेम होता है। तो अगर ये थीटा है, इस आर्क से यहाँ पे अगर थीटा बनता है तो इसी आर्क से यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ओ जो है वो सर्कम सेंटर है, और ये जो है वो है सर्कम रेडियस, सॉरी ये आर जो है वो है सर्कम रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना। सपोज करो ये ओ जो है क्या है, ये ओ है सर्कम सेंटर, और ये जो इस सर्कम सेंटर से इस पॉइंट पे गया ये सर्कम रेडियस, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टोटल ए लेंथ है, ये बी लेंथ है और ये सी लेंथ है। तो हमने यहाँ पे एक डाला 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये a/2, ये भी a/2 हो गया। और क्योंकि हमने मीडियन डाला है तो ये 2 एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल लेता, तो ये एंगल ही हो जाएगा। तो बी और सी हमने 2a माना है, बी अच्छा माना नहीं है, ऊपर से निकला है। सपोज करो ये एंगल ए है, अगर ये एंगल ए है तो सर्कम सेंटर पे ये एंगल कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए है तो ये एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो पहला पूछ रहा है कि सर्कम रेडियस क्या होगा। तो सर्कम रेडियस के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों याद होने चाहिए। पहला ABC/4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालोगे, हीरोन्स फार्मूला से निकालोगे। हीरोन्स फार्मूला आता ही होगा, और नहीं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है क्या दिया हुआ उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो कैपिटल R इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा, या कैपिटल R इज इक्वल टू A/2 sin A।
कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये ज़्यादा इजी है, अगर सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे तो इससे जल्दी निकल जाएगा। कैपिटल आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ए, या फिर कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। और यहाँ साइन रूल भी लगा सकते हो, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस 2r। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सर्कम सेंटर का पोजीशन कहाँ होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, जिसको ओ से डिनोट करते हैं, वो होगा अंदर। देखो यहाँ पे अंदर में है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहाँ होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो होगा वो हाइपोटेनियस पे होगा। कहाँ होगा, हाइपोटेनियस पर सर्कम सेंटर होगा। हाइपोटेनियस का एकदम बीचों बीच में सर्कम सेंटर होगा। और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये देखो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहाँ होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बाहर होगा, हाइपोटेनियस के जस्ट ऊपर, मतलब ये सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके जस्ट ऊपर। चलो आगे देखते हैं। अगला है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए